हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें आज हम आपको करवाने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। जिस इस उत्सर्जन तंत्र से जो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानवों में केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, मानवों में केशिका गुच्छ जो है ये वृक्क में पाया जाता है। कहाँ पे? वृक्क में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। मानवों में केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस वृक्क में पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? दोस्तों, बोमेन संपुट जो है ये मानव शरीर में वृक्क में मौजूद होता है। कहाँ स्थित होता है? वृक्क में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। बोमन संपुट मानव शरीर के वृक्क में स्थित होता है। वृक्क नलिका एक दोहरी दीवार वाली कप जैसी संरचना से शुरू होती है, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है, जो केशिका गुच्छ को घेरे रखती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्पंदन इकाइयां मौजूद होती है, जो एक साथ बंधी होती है। ऑप्शन बी, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। ऑप्शन सी है, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्पंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। और ऑप्शन नंबर डी है, वृक्क जो है उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन नंबर ए वाला। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्पंदन इकाइयां मौजूद होती है, जो एक साथ बंधी होती है। ये गलत कथन है। बाकी बी, सी और डी की बात करें तो ये तीनों ही सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य के वृक्कों में आरंभिक निस्पंद जो होता है ये 180 लीटर प्रतिदिन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर बोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला। तो क्षेत्र ए है दोस्तों, ये बोमेन संपुट को दर्शाता है। किसको? बोमेन संपुट को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्षेत्र ए जो है ये बोमेन संपुट को दर्शाता है। बोमेन कैप्सूल के रूप में जाने जाने वाली विशेष संरचनाओं के गुर्दे में रक्त को फिल्टर किया जाता है। ग्लोमेरुलर केशिका रक्तचाप 3 परतों के माध्यम से रक्त के निस्पंदन का कारण बनता है, अर्थात ग्लोमेरुलर रक्तवाहिकाओं का एंडोथेलियम, बोमन कैप्सूल का उपकला और इन 2 परतों के बीच एक तह खाने की झिल्ली है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्वस्थ वयस्क का वृक्क प्रतिदिन 180 लीटर निस्पंद उत्पन्न करता है, लेकिन वह व्यक्ति केवल 1 लीटर या 1.5 लीटर मूत्र ही बाहर निकालता है। पुनः अवशोषित निस्पंद की मात्रा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त जल की मात्रा और उत्सर्जित किए जाने वाले घुलित अपशिष्ट की मात्रा पर निर्भर करती है। किस पर? अतिरिक्त जल की मात्रा और उत्सर्जित किए जाने वाले घुलित अपशिष्ट की मात्रा पर निर्भर करती है। देखते हैं अगला। दोस्तों, एक स्वस्थ वयस्क का वृक्क प्रतिदिन 180 लीटर निस्पंद उत्पन्न करता है, लेकिन वह व्यक्ति केवल 1 लीटर और 1.5 लीटर मूत्र ही बाहर निकालता है। पुनः अवशोषित निस्पंद की मात्रा अतिरिक्त जल की मात्रा और उत्सर्जित किए जाने वाले घुलित अपशिष्ट की मात्रा पर निर्भर करती है। देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है? तो दोस्तों, ये है हमारा कौन सा? घनाभाकार उपकला। कौन सा? घनाभाकार उपकला जो है ये वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। दोस्तों, घनाभाकार उपकला की बात करें तो वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। सल्की उपकला रक्त वाहिकाओं, अन्न प्रणाली और फेफड़े की वायु
थैली की दीवारों में पाया जाता है? कौन सा? सल्की उपकला। स्तंभाकार उपकला की बात करें तो पेट और आंत की परत में पाए जाते हैं। कौन से? स्तंभाकार उपकला। देखते हैं अगला। निम्नांकित आकृति में मानव के वक्राणु नेफ्रॉन को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्रह नलिका है? दोस्तों संग्रह नलिका है ऑप्शन नंबर ए वाला। ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये हमारा संग्रह नलिका है। ठीक है, कौन सा है? ए वाला। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र ए। प्रश्न में दी गई आकृति मानव के वक्राणु नेफ्रॉन को दर्शाती है। इस आकृति का क्षेत्र ए संग्रह नलिका है। वक्राणु उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा होता है। नेफ्रॉन अति निस्पंदन के माध्यम से कार्य करता है। और नेफ्रॉन जो है ये वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। कौन सी? नेफ्रॉन। देखते हैं अगला। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 1.5 ml मूत्र उत्पन्न करता है। तो दोस्तों 1000 से 2000 ml जो है मूत्र उत्पन्न करता है एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 1000 से 2000 मिलीलीटर 1 से 2 लीटर मूत्र उत्पन्न करता है। मूत्र मानवों व जानवरों में उपापचय का एक तरल उपोत्पाद है। क्या है? उपोत्पाद है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपोहन डायलिसिस वृक्क की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए जाने जाने वाली एक प्रक्रिया है। कौन सी? डायलिसिस। अपोहन डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए हैं लेकिन वे सही क्रम में नहीं है। कौन सा विकल्प इन चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? तो हमको इनमें बताना है कि सही क्रम को कौन सा दर्शाता है। तो दोस्तों बताइए इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, पहले आएगा धमनी से लाइन, उसके बाद आएगा रोगी के रक्त को अपोहन डायलिसिस फ्लूइड युक्त टैंक से गुजारना, फिर आ जाएगा बी वाला। और उसके बाद कौन सा आएगा? तो उसके बाद आएगा दोस्तों ई वाला। ई वाला अपोहन तरल का परासरण दाब अपशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है, तो ये ई वाला आ जाएगा। उसके बाद डी वाला आएगा। डी क्या है? रक्त के अपशिष्ट उत्पाद अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजारना। और उसके बाद आ जाएगा ए वाला। ए मतलब लाइन से सिरा। ठीक है, तो सी बी ई डी ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अपोहन डायलिसिस वृक्क की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए एक सामान्य क्रिया है। इसका सही क्रम सबसे है दोस्तों सबसे पहले आएगा धमनी से लाइन, फिर आएगा रोगी के रक्त को अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजारना, फिर उसके बाद अपोहन तरल का परासरण दाब अपशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है, तीसरा है रक्त के अपशिष्ट उत्पाद अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजारना, और लास्ट में आता है लाइन से सिरा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? दोस्तों वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण जो है ये उपकला ऊतक करता है। कौन सा ऊतक? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक जो है दोस्तों वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक हम कहते हैं, मतलब एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? दोस्तों क्रिएटिनिन जो है ये वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। लवण, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज जो है ये वृक्क के द्वारा पुनः अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, क्रिएटिनिन पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। रासायनिक अपशिष्ट उत्पाद जो मांसपेशी चयापचय से पैदा होता है और गुर्दे से निकलता है उसे क्रिएटिनिन के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला। निम्नांकित चित्र में दाएं मानव वृक्क को दर्शाया गया है। मूत्रवाहिनी किस बिंदु पर वृक्क से बाहर निकलती है? हमको यहाँ पे बताना है कि मूत्रवाहिनी जो है ये किस बिंदु से वृक्क से बाहर निकलती है। तो ये हो जाएगा बिंदु नंबर 2 से। मूत्रवाहिनी जो है बिंदु नंबर 2 से बाहर निकलती है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मूत्रवाहिनी वृक्क श्रेणी में उत्पन्न होती है और वृक्क को इसके मध्य में स्थित नाभिका के माध्यम से बाहर निकलती है। उपयुक्त दिए गए चित्र में मूत्रवाहिनी बिंदु 2 पर वृक्क से बाहर निकलती है। कौन से? बिंदु नंबर 2 पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है? तो ये करता है दोस्तों 1 से 1.5 लीटर। कितना? 1 से 1.5 लीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों मूत्र निर्माण की इस प्रक्रिया का सही क्रम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निस्पंदन, पुनः अवशोषण, फिर स्त्राव। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। मानव शरीर में यूरिन का निर्माण छनना, पुनः अवशोषण और उत्सर्जन की प्रक्रिया से होता है। गुर्दे में लाखों नेफ्रॉन अपशिष्ट पदार्थों
विषाक्त पदार्थों, अतिरिक्त पानी और खनिज लवण को रक्त प्रवाह से फिल्टर करते हैं। गुर्दे में निर्मित यूरिन को भंडारण के लिए मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में ले जाया जाता है। यहाँ निर्जलीकरण होने पर यह डिस्टल नलिकाओं को से पानी को पुनः अवशोषित कर रक्त की मात्रा संतुलित करता है। अंततः निस्पंदन, पुनः संयोजन और ट्यूबुलर स्राव की 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से यूरिन का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन सी? निस्पंदन, पुनः संयोजन और ट्यूबुलर। ठीक है, देखते हैं अगला। निम्नांकित आकृति में निम्न में से कौन सी आकृति मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्रवाहिनी नीली रेखाओं के रूप में दर्शाई गई है और मूत्राशय की स्थिति दर्शाती है? तो दोस्तों इसमें से कौन सी आकृति है जो उत्सर्जन तंत्र में मूत्रवाहिनी और मूत्राशय की स्थिति को दर्शाती है? तो ये है दोस्तों आकृति नंबर 1 वाली। आकृति नंबर 1 जो वाली है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया जो है ये हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया जो है ये हीमोडायलिसिस कहलाती है। यह शरीर से अपशिष्ट उत्पादों और पानी को फिल्टर करने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। देखते हैं अगला। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों कौन सा अंग है जो उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो ये है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत जो है दोस्तों ये उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र करता है और उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। उत्सर्जन के अंगों में त्वचा, यकृत, बड़ी आंत, फेफड़े और गुर्दे शामिल है। छोटी आंत जो है मनुष्य का उत्सर्जन अंग नहीं है। देखते हैं अगला। मानव वृक्क में वक्राणु नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्पंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो दोस्तों ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का जो है अवशोषण कर लिया जाता है। किसका? ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मानव वक्र में वक्राणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्पंद से इनमें से ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोमन संपुट डैश को ढके रहती है? दोस्तों बोमेन संपुट जो है ये केशिका गुच्छ को ढके रहती है। किसको? केशिका गुच्छ को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों बोमेन संपुट केशिका गुच्छ को ढके रहती है। केशिका गुच्छ बोमेन संपुट में कोशिकाओं की एक कुंडलित गेंद होती है। बोमेन संपुट वृक्कों में पाया जाता है। बोमेन संपुट रक्त को छानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त का 3 परतों के माध्यम से निस्पंदन किया जाता है, अर्थात गुच्छ की रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला और 2 परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। ठीक है, क्या हो ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? दोस्तों यूरिया चक्र जो है ये यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में। दोस्तों मनुष्य में यूरिया चक्र यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण यकृत में आर्निथिन चक्र या यूरिया चक्र नामक प्रक्रिया द्वारा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है? तो दोस्तों ये है पक्षियों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद जो होता है ये यूरिक अम्ल होता है। तो दोस्तों पक्षी और सरीसृप यूरिक अम्ल को प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद के रूप में स्रावित करते हैं। कौन कौन? पक्षी और सरीसृप। क्योंकि यूरिक अम्ल एक बहुत कम विषाक्त अपशिष्ट होता है और इसके निष्कर्षण के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सी आकृति मानव शरीर में यकृत गुलाबी आकृति के रूप में प्रदर्शित के सही स्थान को दर्शाती है? दिया गया है कि उस व्यक्ति का मुख आपकी अर्थात पाठक की ओर है। तो दोस्तों ये हमारी तरफ मुंह है, अभी आप देख रहे हो तो आपकी तरफ इसका मुंह है। तो हमको बताना है क्या कि मानव शरीर में यकृत का सही स्थान कहाँ होता है दोस्तों? बताइए इन आकृति में। तो ये है दोस्तों आकृति नंबर 3 है। ये जो है हमारा ये क्या है? यकृत है। तो आकृति 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से आश्रित नहीं होता है? तो दोस्तों सल की उपकला से आश्रित नहीं होता है कौन सा? वृक्क नलिका है। वृक्क नलिका है जो है दोस्तों ये सल की उपकला से आश्रित नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला।
नीचे एक वक्राणु का चित्र दिया गया है, इस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए बी सी और डी द्वारा नामांकित भागों के सही नामांकन को दर्शाता है। दोस्तों ये हमको दिया गया है चित्र, हमको यहाँ पे ए बी सी डी के सही नामांकन को बताना है। तो दोस्तों ए जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृक्क धमनी की शाखा, बी हमारा केशिका गुच्छ हो जाएगा, सी बोमेन संपुट हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा, वृक्क शिरा की शाखा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, वृक्क धमनी की शाखा, ए क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला ये जो है ए, ये वृक्क धमनी की शाखा हो जाएगा। ठीक है, बी की बात करें तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी केशिका गुच्छ, बी क्या है हमारा, ये जो है केशिका गुच्छ है। सी की बात करें तो सी क्या है, बोमेन संपुट है, सी क्या है हमारा, बोमेन संपुट हो जाएगा। और डी की बात करें तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो डी हो जाएगा वृक्क शिरा की शाखा। ये जो डी है, ये वाला जो भाग है, ये क्या हो जाएगा, वृक्क शिरा की शाखा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। तो सही अनुक्रमिक क्रम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है। दोस्तों मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण जो है, एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एकल मूत्राशय और एकल मूत्रमार्ग, ये जो है मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है। मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, श्वसनिका और मूत्राशय। तो ये तीनों तो है दोस्तों, ये श्वसनिका जो है ये मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को डैश कहते हैं। तो दोस्तों नेफ्रॉन कहते हैं मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को। दोस्तों वृक्क, किडनी की बात करें तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। शरीर में दो वृक्क होते हैं, इनका आकार सेम के बीच जैसा होता है। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। अच्छा ये भी याद रखना है आपको, इसके बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कार्टेक्स, और आंतरिक भाग को मेडुला। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है, जिन्हें वृक्क नलिका या फिर हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसका प्रमुख कार्य रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों का उन्मूलन करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या हो जाएगी, तो नेफ्रॉन हो जाएगी किडनी की संरचनात्मक इकाई। देखते हैं अगला। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो दोस्तों डायलिसिस की प्रक्रिया जो है ये गुर्दे से संबंधित है। किससे, गुर्दे से। दोस्तों वृक्कों की कुंज संक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, जिसे यूरीमिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। इसके मरीजों में यूरीमिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस रक्त अपोहन द्वारा होता है। रक्त अपोहन हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिसे हम कृत्रिम वृक्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में दोस्तों कुंडलित सेलोफोन नली होती है और यह ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोफेन झिल्ली से अपोहनी द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है और यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए वरदान है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। दोस्तों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये उत्सर्जन से संबंधित है। किससे, उत्सर्जन से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उत्सर्जन से संबंधित है। यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया वृक्कों में होती है। इस क्रिया के द्वारा मानव वृक्क रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वास्ट डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो दोस्तों मूत्राशय के द्वारा। दोस्तों वास्ट डिफरेंस जो है ये मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। ठीक है दोस्तों, मूत्राशय वह आंतरिक अंग है जो मूत्र विसर्जन के पहले वृक्कों द्वारा निर्मित मूत्रों को इकट्ठा करता है। वास्ट डिफरेंस मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ संयुक्त होता है ताकि मूत्र मार्ग एक सामान्य मार्ग बन सके। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को जो है मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। किसमें, मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं।
तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। मूत्र त्याग की उत्तेजना एक अनैच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से अलग है। तो ये निश्चल कनिकाएं जो है दोस्तों, ये अन्य तीनों से अलग है। समीपस्थ संवलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, दूरस्थ संवलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल और बोमेन कैप्सूल, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, ये अलग है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक स्तनधारियों के नेफ्रॉन में एक वृक्क कनिका होती है। इस कनिका के अंदर एक दोहरी दीवार वाली प्यालीनुमा आकृति होती है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल से पीछे की ओर एक लंबी संवचलित नलिका निकली होती है जो क्रमशः दो भागों समीपस्थ तथा दूरस्थ, कौन कौन सी है, समीपस्थ तथा दूरस्थ है। दूरस्थ संवलित नलिकाएं परस्पर जुड़कर संगाही नलिकाएं बनाती है जो मूल को वृक्क द्रोणी में ले जाती है जहां से मूत्र वाहिनियां निकलती है। जबकि निश्चल कनिकाएं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। निश्चल जो है न्यूरॉन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है निश्चल? न्यूरॉन में पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कोरोनरी धमनी जो है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। गुर्दे की धमनी, हेपेटिक सिरा और पल्मोनरी सिरा जो है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। दोस्तों कोरोनरी धमनी जो है हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करती है। यह परिसंचरण तंत्र का भाग है। हेपेटिक सिरा, गुर्दे की धमनी तथा पल्मोनरी सिरा जो है उत्सर्जन तंत्र के भाग है। उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को बाहर करना है। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश गुर्दे की नलिका, डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। दोस्तों गुर्दे की नलिका में कौन मौजूद होती है? तो ये होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है ये गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। कौन सी? क्यूबोइडल एपिथेलियम। दोस्तों क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। इन क्यूबोइडल कोशिकाओं में बड़े गोलाकार और केंद्रीय नाभिक होते हैं। क्यूबोइडल कोशिकाएं गुर्दा नलिकाओं, ग्रंथियों की नलिकाओं, अंडाशय और थायराइड ग्रंथि में भी पाई जाती है। कौन सी? क्यूबोइडल कोशिका है। ठीक है। मानवों में वक्राणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? दोस्तों मानवों में वक्राणु का कार्य है क्या? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। मानव शरीर में वक्राणु का कार्य उत्सर्जन करना है। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क के अन्य प्रमुख कार्यों में रक्त का शुद्धिकरण, शरीर में पानी का संतुलन, अम्ल एवं क्षार का संतुलन, रक्त कणों के उत्पादन में सहायता आदि शामिल होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। तो दोस्तों मूत्र मार्ग जो है ये 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। दोस्तों मूत्र मार्ग मूत्राशय में स्थित आंतरिक मूत्रमार्गी छिद्र से लेकर बाह्य मूत्रमार्गी छिद्र तक फैली हुई एक नली होती है जिससे होकर मूत्र बाहर निकलता है। पुरुषों में मूत्रमार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर मतलब 8 इंच लंबी नली होती है जो मूत्र तथा वीर्य दोनों के लिए उभय मार्ग का कार्य करता है। और महिलाओं में मूत्रमार्ग लगभग 4 सेंटीमीटर मतलब 1.5 इंच लंबी होती है जो केवल मूत्रीय तंत्र का कार्य करती है। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।